आज हम पढ़ने वाले हैं मतलब हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। पहले तो आप सभी लोगों का स्वागत है कि आप इस लेक्चर में आए हो। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं कि हिस्ट्री के टोटल 5 पार्ट है। हिस्ट्री के टोटल 5 पार्ट है। पहला पार्ट सबको पता है, एशियंट। दूसरा मेडिवल, ये भी सबको पता है, मेडिवल। तीसरा होता है मॉडर्न। फोर्थ पार्ट है वर्ल्ड का। फिफ्थ पार्ट है पोस्ट इंडिपेंडेंस का, पोस्ट इंडिपेंडेंस का। अब ये है कि ये जो 3 पार्ट है ना, एशियन, मेडिवल, मॉडर्न, ये प्रीलिम में आता है, ये प्रीलिम में आता है। और दूसरा मॉडर्न से लेकर पोस्ट इंडिपेंडेंस तक का ये मेंस का आंसर है, मतलब मेंस के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे। प्लस इसमें एशियन का आता है, लेकिन वो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड होता है। तो जो ये जो सेक्शन हो ना मॉडर्न का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहले हम इसी को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि आखिर हिस्ट्री होती क्या है। क्योंकि हिस्ट्री को पढ़ने से पहले हम हिस्ट्री को जानना तो पड़ेगा कि हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री मतलब जो हम चीज़ के बीच में सब कुछ कॉमन करती है, जो हम लोगों के बीच में कॉमन है। अब क्या हिस्ट्री में हर एक चीज़ पढ़ना ज़रूरी है, मतलब सारे के सारे डेट वाइज, टाइम वाइज ये सब क्या पढ़ना ज़रूरी है? नहीं, हमें कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट पढ़ने हैं, सिग्निफिकेंट इवेंट ही पढ़ने हैं। अब वो सिग्निफिकेंट इवेंट क्या क्या है वो सब हम आगे इसमें देखेंगे। उससे पहले अगर मोटा मोटी अगर हम बात करें कि एशियन कब से शुरू होता है, मेडिवल हिस्ट्री कब से शुरू होता है, तो उसके लिए हम एक लाइन बना देते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखता हूँ एंशियंट इंडिया, यहाँ पे मेडिवल, फिर मॉडर्न, ठीक है, ये 3। अब एशियन सबको पता है 3000 BC से लेकर, क्योंकि इसी समय से वो ये IBC सब शुरू हुआ था, 600 AD तक एशियन चला। मेडिवल कब से शुरू हुआ? 600 AD से लेकर 1757 तक मेडिवल चला। तो मॉडर्न 1757 से लेकर 1947 तक मॉडर्न चला। एशियन में कहाँ कहाँ शुरू हुआ? तो IBC, इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर गुप्ता पीरियड तक एशियंट इंडिया ही चला, गुप्ता पीरियड तक। मेडिवल कहाँ से चला? तो मेडिवल शुरू हुआ था अपना हर्षवर्धन से लेकर औरंगजेब तक ये चला। तो फिर ये मॉडर्न कहाँ से चला? एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का जहाँ से आगमन हुआ, वहाँ से लेकर इंडिया के इंडिपेंडेंस तक मॉडर्न चला। ठीक है, अब हमें तो ये पढ़ना है, तो मॉडर्न का मतलब है क्या? ये तो जुड़ना होगा ना, कोई मॉडर्न का मतलब क्या हो गया, मीनिंग क्या है इसका, मॉडर्न का आखिर मीनिंग है क्या? सिंपल, कोई कहेगा टेक्नोलॉजी आ गई मॉडर्न में, सही है। कोई कहेगा वेस्टर्नाइजेशन का मीनिंग लोगों ने अलग अलग निकाल दिया, वो भी हम आगे देखेंगे। कोई कहेगा अपडेशन हो गया, किस चीज़ का अपडेशन हुआ वो भी देख लेंगे। कोई कहेगा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। ये सब मॉडर्न में तो हुआ, लेकिन इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है? असल में मॉडर्न की मीनिंग जाने जाए ना, कि मतलब क्या होता है कि मॉडर्न का असली मीनिंग होता है कि हमें जो हमारा रूट कल्चर है ना, वो चेंज ना करना पड़े, और इसके सिवा हमारा जो टेक्नोलॉजी का जो एडोप्टेशन है वो चेंज होता रहे। ये होता है। आजकल क्या कर रहे हैं हम, ये तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमारा जो रूट कल्चर है उसको भी इवॉल्व कर रहे हैं, जिससे क्या परेशानियाँ होने शुरू हो गई है हमारी लाइफ में। अब और देखते हैं कि क्या कन्फ्यूजन हुआ है हमारा मॉडर्नाइजेशन का और वेस्टर्नाइजेशन के मीनिंग में। तो अब हम बात करेंगे कि क्या कन्फ्यूजन हुआ है। एक कन्फ्यूजन हो गया, किसके बीच में कन्फ्यूजन हो गया है? मॉडर्नाइजेशन का मतलब लोगों ने समझ लिया है कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है वेस्टर्नाइजेशन। नहीं, वेस्टर्नाइजेशन मतलब कि अगर यूरोपियन साइड में शॉर्ट क्लॉथ्स पहनते हैं तो हमें भी वैसे पहनना चाहिए। इसका एक लॉजिक है। लॉजिक मतलब हमें इस चीज़ को समझने के लिए, मॉडर्नाइजेशन को समझने के लिए हमें रैशनैलिटी लानी पड़ेगी। रैशनैलिटी मतलब समझ लानी पड़ेगी कि ये शॉर्ट क्लॉथ क्यों पहनते हैं, क्योंकि वहाँ पे मुश्किल से 2 या 3 महीने के लिए सनराइज होता है। मतलब सनराइज तो होता रहता है, सन दिखता है, गर्मी होती है। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी क्या होती है? 18 से 24 डिग्री, इतना। तो उनको अपना बॉडी को एक्सपोज करने के लिए शॉर्ट क्लॉथ पहनना पड़ता है। ये है लॉजिक। लेकिन हमने अपने में अपना लिया। अब हम वही काम अपने यहाँ करेंगे तो सनबर्न होंगे। अब सनबर्न होगा,
हमारे यहाँ, तो वो भी उसके देखा देखी वो लोग क्या करेंगे, क्रीम बेचेंगे। तो पता है सन लोशन की आजकल क्रीम बिकती है ताकि हमें सन बर्न ना हो, तो इनडायरेक्टली उनका ही फ़ायदा हो रहा है। तो सिंपल से ये है कि हमें क्या चीज़ अपनाना है क्या चीज़ नहीं अपनाना है, ये अपने माइंड से सोचना पड़ता है। अब आगे चलते हैं, शुरुआत करते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। आखिर हुआ क्यों, क्यों इतना इम्पोर्टेंट था उनके लिए। सो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, आखिर इन आए क्यों। पहली तो वजह होती है कि भाई कोई कहीं आ रहा है तो कुछ उसका फ़ायदा होगा, या जहाँ पे रह रहा है वहाँ कुछ तकलीफ होगी। तो ये पहले आए क्यों, इनका इम्पोर्टेंट क्या था, क्या इम्पोर्टेंट था इनका यहाँ पे आने का। तो सिंपल है कि उन्हें स्पाइसेस चाहिए थे। स्पाइसेस मतलब क्यों चाहिए थे, वहाँ पे फूड प्रिजर्वेशन के लिए, फूड प्रिजर्वेशन के लिए ये इनको स्पाइसेस की ज़रूरत थी। ऊपर से इनको कॉटन भी चाहिए था जो वहाँ पे नहीं होता था, सिर्फ मतलब इंडिया के साइड में, वेस्ट ईस्टर्न साइड में ही होता था। तो उसके लिए वो वहाँ से इधर आए। तो ये कुछ वजह थी, सिर्फ वजह यही दो नहीं थी, ये कुछ वजह थी, कुछ वजहों में से ये थी। अब हम बात करते हैं, थोड़ा एक इतिहास पढ़ते हैं। इतिहास मतलब कि जैसे कि मैं यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे रफली डायग्राम बनाता हूँ ऐसे करके। ये इंडिया है अपना, ये यहाँ पे यूरोप है, यहाँ पे यूरोप है, ये पूरा अरब का साइड है, ये पूरा अरब का साइड है, और ये है इंडिया। तो यहाँ से यूरोप के बीच में वो होता था, इंडिया और यूरोप के बीच में ट्रेड हुआ करता था। लेकिन उस समय क्या थी, सुप्रीमेसी चल रही थी। किस किस की सुप्रीमेसी चल रही थी, सुप्रीमेसी चल रही थी दो लोगों के बीच में, एक तो मुस्लिम्स के बीच में, तो मुस्लिम्स के बीच में एक सुप्रीमेसी चल रही थी, दूसरी क्रिश्चियंस के बीच में सुप्रीमेसी चल रही थी। तो ये अरब के जो लोग थे इन्होंने ये पूरा एरिया अपने कैप्चर कर लिया। अब ये पूरा एरिया अगर कैप्चर कर लेंगे तो यूरोप यहाँ से ट्रेड नहीं ले जा सकता, मतलब कि ट्रेड नहीं कर सकता था। तो उसके लिए प्रॉब्लम हो गया, तो उसे नया रूट ढूंढना था। अब ये पूरा एरिया अगर उनके में, अगर वो यहाँ से भी लेकर आ रहे यहाँ से, तो ये भी इनका ये पावरफुल थे, तो उसको भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देते थे। तो इनको यहाँ से पहले नया रूट ढूंढना ज़रूरी था। तो कैसे ढूंढा, पहले कहाँ से शुरू हुआ वो भी हम देखना शुरू करते हैं। तो अब शुरू होता है खोज करना नया रूट का। न्यू रूट सर्च स्टार्ट होता है यहाँ से। न्यू सर्च रूट, हाँ न्यू सर्च रूट हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। भाई किसने स्टार्ट किया होगा, हाँ तो पहला इंसान था। पहला इंसान कौन था, प्रिंस हेनरी। प्रिंस हेनरी जो था वो पोर्टुगल का था, इसने स्टार्ट किया। इसको द नेविगेटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये पहुंच नहीं पाया, सिर्फ इसने प्रयास किया था। दूसरा 1492 में, ये डेट याद रखिए, 1492 में क्रिस्टोपस कोलंबस ने भी स्टार्ट किया। वो जाना उसको इधर था, वो चला इधर गया, सॉरी उसको जाना इस साइड था, वो इस साइड चला गया। अब इधर गया तो उसने क्या, वो कोई आइलैंड पर पहुंचा। अब वो जो आइलैंड पर, उसको नाम उसने अमेरिका दे दिया। तो अमेरिका का खोज क्रिस्टोपस कोलंबस ने किया। मतलब यहाँ पे क्या हम ऐसा समझ सकते हैं कि 1492 में अमेरिका मिला। अभी के लिए ये मान के चलते, अगर इसके आगे कोई और जानकारी मिलेगी तो वो डिस्क्राइब कि हाँ क्रिस्टोपस कोलंबस ने 1492 में जाना, ये रूट मतलब ढूंढना है इसको, इंडिया का रूट था, ढूंढ लिया इसने अमेरिका को। कोई बात नहीं, प्रयास करना जरूरी होता है। तीसरा कौन आया भाई, तो 1494 में एक ट्रीटी हुई। उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ टोरडेसिलस। ये उस ट्रीटी का नाम था। ये ट्रीटी आखिर हुई किसके बीच में, ये ट्रीटी हुई थी स्पेन और पोर्टुगल के बीच में। स्पेन और पोर्टुगल के बीच में, हाँ इन दो के बीच में ट्रीटी हुई थी। ये ट्रीटी क्या हुई थी, इन दोनों ने अपने में ही वर्ल्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। वर्ल्ड को दो पार्ट में, हाँ मतलब जैसे ये यहाँ पे है ना, तो इन्होंने यहीं से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। दो पार्ट में क्या बोला कि जो ये ईस्ट साइड का है वहाँ पे पोर्टुगल रहेंगे, वहाँ पे पोर्टुगल करेंगे, और जो वेस्ट साइड में है वहाँ स्पेन कंट्रोल करेगा। मतलब वहीं से उन्होंने, मतलब इनकी सोच पहले से ही डिवाइडेशन की शुरू हो गई यहाँ से कि ईस्ट साइड में पोर्टुगल, इसीलिए हमारे इंडिया में कौन आया, पोर्टुगीज आए। ठीक है, पोर्टुगीज। तो मतलब इन्होंने ऐसे ही अटलांटिक ओशियन में एक इमेजनरी लाइन बना दी। क्या बना दी, एक इमेजनरी
लाइन बना दी कि भाई मैं इस साइड मेरा रूल रहेगा, उस साइड तुम्हारा रहेगा। ठीक है। अब एक बात है, एक और चीज़ है कि इन्फानाइट टाइम से लेकर 1945 तक, मतलब हमें भी नहीं पता कि जब हम इंसान बनना शुरू किए थे या जब होमो सेपियंस से भी पहले की जो हमारी प्रजाति थी उससे भी पहले हमारा पहले से ही ऐसा रहा है कि हम एक्सपांसन करें। और चाइना तो अभी भी नहीं छोड़ रहा, वो तो और चाहता है कि और डेवलप ले। तो हम रफली मान के चलते हैं कि यहाँ तक 1945 तक हमारा माइंडसेट ऐसा था कि हम एक्सपांसन करें। एक्सपांसन क्यों? कि उस समय जो है ना लैंड काफ़ी पावरफुल, क्योंकि जिसके पास जितना लैंड होता था वो उसको उतना पावरफुल माना जाता था। बट आजकल क्या है, 1945 के बाद क्या हुआ? 1945 के बाद चेंजेस आए। क्या चेंजेस आए? चेंजेस ये आए कि 1945 के बाद इकोनॉमी पे ज़्यादा फोकस करने लगा। मतलब कि जिसके पास जितना मनी है वो उतना, इसीलिए कहा जाता है कि क्यों, क्योंकि 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 जो है उसका एंड हो गया। तो इससे पहले जैसे कि आप जानते हो ये पूरा इतना बड़ा रसिया है और ये छोटा सा जैसा ये जापान है, इससे पहले तक क्योंकि इसके पास लैंड ज़्यादा ये पावरफुल था। लेकिन 1945 बाद जापान के पास इकोनॉमी आई, टेक्नोलॉजी लाए, तो अब जापान पावरफुल है ज़्यादा से ज़्यादा। इवन रसिया से भी पावरफुल किया ना जापान है। ठीक है। अब बात करते हैं कुछ और की, इस सी रूट टू इंडिया आखिर हुआ कैसे पोर्टुगल्स का, उसके बारे में कुछ देखेंगे अब। तो हमने यहाँ पर देख लिया 1494 में क्रिस्टोफरस कोलंबस निकला, ये अमेरिका को खोज कर दिया 1494 में, ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास हुआ। लेकिन इसके आगे क्या हुआ? इसके आगे ऐसा हुआ कि एक और मैं मैप बनाता हूँ छोटा सा ही, यहाँ पे ऐसे करके, ये थोड़ा रफली यहाँ पे ये अफ्रीका बना देता हूँ, ये छोटा सा। ठीक है, यहाँ पे उनका था। तो एक डेट याद रखिएगा, अब पहले यहाँ पे टॉपिक लिख देता हूँ, सी रूट टू इंडिया का सी रूट किसका? पोर्टुगल का। तो 1487 में एक आदमी था, उसका नाम था बोर्थोलोमियो डियास। एक तो इनके नाम ऐसे ऐसे होते हैं कि अपना जीप पूरा का पूरा घूम जाता है। तो बोर्थोलोमियो डियास करके नाम था। ये क्या किया, ये यहाँ से चला, चलते चलते ये यहीं पे रुक गया, इसके आगे ये बढ़ नहीं पाया। क्यों? बाई सम इंसिडेंट थक गया था, उतने रिसोर्सेज के पास नहीं थे, तूफान था, वेदर कंडीशन ख़राब गया। तो ये जहाँ पे रुका उसी को इसने नाम दे दिया केप ऑफ गुड होप। उसका नाम क्या दे दिया? केप ऑफ गुड होप, इसने इसका नाम दे दिया। ठीक है, ये बात तो समझ आती है कि इसने यहाँ तक रोक दे दिया। तो अब एक और बंदा उठा करीब 19 साल बाद सॉरी कह रहा हूँ 9 साल बाद उठ गया 1498 में ही। उसका नाम था वास्को डी गामा। ये यहाँ से चला और यहाँ से सीधा ये इंडिया ये पहुँच गया। तो ये भाई वास्को डी गामा जो है ये सक्सेस हो गए। ठीक है, तो इनका पहुँचने का डेट क्या था, ऐसे ही बस याद रखना है कि 11 में 1498 को ये भाई इंडिया पहुँच गए और रूट फाउंड हो गया कि हाँ हमने इंडिया का नया रूट फाउंड कर लिया है। ठीक है, अब ये पहुँचा, इसके पीछे पूरा डेटा बनाया होगा, एक पूरा का पूरा रोड मैप बनाया होगा। तो अब भाई कोई और भी आएगा इसके पीछे, तो उसके बाद कौन कौन आने लगे उसका हम देख लेते हैं। तो अब जानना है कि जब वास्को दी गामा ने रूट फाइंड आउट किया उसके बाद कौन कौन लोग आना शुरू हुए। तो एक सीरीज है ई डी डी और एफ, डी और एफ। मतलब पहले पोर्टुगल ने, सबको पता है, रास्ता ढूंढा तो वही आएंगे। फिर आए इंग्लिश के लोग, मतलब ब्रिटिशर्स आए। डी, फिर उसके बाद कौन है? डच। फिर डच के बाद डेनिस, फिर आए फ्रेंच। ठीक है, तो ये पूरी सीरीज चली कि पहले पोर्टुगल आए, फिर ब्रिटिशर्स आए, फिर डच आए, डेनिस आए और फ्रेंच आए। अब इन सब के बीच में रेस होगा। तो आखिर में सबको पता है कि अंग्रेजों ने राज किया तो ये जीतेंगे, इसकी जीतने की पूरी प्रोसेस बताएंगे। तो रेस स्टार्ट हो गई 1498 से लेकर और 1757 तक ये रेस स्टार्ट हुई। और इस रेस में ये जो ब्रिटिशर्स थे ये जीत गए। ठीक है, अब जब ब्रिटिशर जीते तो हर एक के साथ कुछ ना कुछ हुआ। जैसे कि पहले पोर्टुगीज थे, इंग्लिश तो मतलब ब्रिटिश थे,
फिर ये डच थे, डेनिश थे, फ्रेंच थे। तो पोर्टुगीज ने एक संधि कर ली। कैसे संधि कर ली? मैट्रिमोनियल से। मैट्रिमोनियल, हाँ, मैट्रिमोनियल में उन्होंने डाउरी दिया। क्या डाउरी दे दिया उन्होंने? डाउरी के लिए अब हमें एक्सपांसन नहीं करना है, आप ले लो। क्या दे दिया? बॉम्बे को एज अ डाउरी दे दिया। तो ये इनके साथ ऐसे ही सुलह हो गया। ठीक है। दूसरा हुआ डच। डच के साथ इन्होंने ट्रीटी कर लिया। ट्रीटी कर लिया। ट्रीटी क्या? कि जो ईस्ट इंडीज वाला पार्ट है, ईस्ट इंडीज में क्या क्या आता है? इंडोनेशिया और सुमात्रा, ये सब ईस्ट इंडीज़ के अंदर आते हैं। मतलब अब डच कहोगे कि आजकल के डच कौन है? तो डच है जो आजकल के है वो है नीदरलैंड के लोग। नीदरलैंड के लोगों को हम डच कहते हैं। ठीक है। तो डच ने कहा कि भाई ये जो ईस्ट इंडीज वाला जो साइड है ना, इंडोनेशिया, सुमात्रा, ये सब हम कंट्रोल करेंगे। इंडिया का आप देख लो, आपको क्या इंडिया के साथ करना है, वो कैसे राज करना है वो आप देख लो। तो इन्होंने अपने ब्रिटिशर्स के साथ ट्रीटी कर ली। अब बचा डेनिश। डेनिश को कोई इंटरेस्ट नहीं था यहाँ पे रूल करने का या कुछ करने का, तो वो रिवर्स हो गए, वहाँ से वापस चले गए। तो ये रिवर्स हो गई। ये उतना दिन, मतलब ज़्यादा समय तक यहाँ पे रूल इन्होंने नहीं किया। अब बचे सिर्फ ये फ्रेंच। अब क्या होता है कि फ्रेंच जैसे फ्रेंच, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे ब्रिटिशर्स और फ्रेंच, इन दोनों का की जो जोड़ी है ना, वो टॉम एंड जेरी की तरह है। टॉम एंड जेरी की तरह मतलब अगर इनके बीच में कोई तीसरा नहीं है तो ये आपस में ही फाइट करते रहेंगे। अगर कोई तीसरा आएगा इनके यहाँ तो ये यूनिटी बनाकर उसके साथ लड़ेंगे। ये आपने देखा ही होगा। इसीलिए ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में जो कर्नाटिक वॉर था, कर्नाटिक वॉर वो स्टार्ट हो गया। अब कर्नाटिक वॉर स्टार्ट हो गया मतलब एंग्लो और फ्रेंच, एंग्लो मतलब ब्रिटिशर्स, फ्रेंच राइवलरी स्टार्ट हो गई। एंग्लो और फ्रेंच राइवलरी यहाँ से स्टार्ट हो गई। अब यहाँ से हम पूरा का पूरा इतिहास आगे इन डिटेल पढ़ेंगे कि और क्या क्या हुआ। तो अभी तक हमने पहले पता लिया कि हिस्ट्री के कितने पार्ट हैं, सब कुछ हमने 1 बाय 1 करके पढ़ा। ये हमने एक रफ ओवरव्यू ले लिया कि भाई पहले कौन आए कौन नहीं आए। इंग्लिश ट्रेस लगे 1498 से लेकर यहाँ तक। पोर्टुगीज के साथ मैट्रिमोनियल अलायंस हो गया, डाउरी दे में बॉम्बे सिटी दे दिया पूरा का पूरा। तो इस तरीके से खाली एक ओवरव्यू था। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम और डिटेल में जाएंगे। अब जो होगा मेन स्टार्ट होगी हिस्ट्री फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन थैंक यू अगर आपने यहाँ तक देखा है और सपोर्ट करना चाहते हो आप। वैसे कुछ है नहीं, ये जस्ट फॉर मेरे संतुष्टि के लिए मैं बना रहा हूँ चैनल्स और वीडियो। अगर आपको थोड़ा कुछ इसमें से नया जानने को मिल रहा है, अगर आपको थोड़ा भी ऐसा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो, और कुछ सजेशन देना चाहते हो, पॉजिटिव सजेशंस, तो आप कमेंट में लिख सकते हो। डेट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।